नमस्ते दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर वैभव, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ शारीरिक क्रिया, अरिहंत आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, गांधीनगर। दोस्तों, रेस्पिरेटरी सिस्टम यह टॉपिक हमने शुरू किया है। उसमें हम आज एक नई कंसेप्ट है कॉम्प्लायंस, उसके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, ये कॉम्प्लायंस क्या होता है और उसका हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या रोल है, उसके बारे में आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसकी डेफिनेशन क्या है। कॉम्प्लायंस एक ऐसी कंडीशन है या ऐसी एबिलिटी होती है लंग्स की जिनके कारण वो एक्सपांड होते हैं। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन अब हम देखेंगे। कॉम्प्लायंस इज़ द एबिलिटी ऑफ लंग्स एंड थोरैक्स टू एक्सपांड, मतलब लंग्स में और थोरैक्स में एक्सपांड होने की जो एबिलिटी होती है उसे हम कॉम्प्लायंस कहते हैं। ठीक है, तो लंग्स में और थोरैक्स में जो एक्सपांड होने की एबिलिटी होती है उसे हम कॉम्प्लायंस कहते हैं। और इट इज़ द एक्सपेंसिबिलिटी ऑफ द लंग्स एंड थोरैक्स, मतलब थोरैक्स और लंग्स की जो एक्सपेंसिबिलिटी है, मतलब उन्हें एक्सपैंड करने की जो क्षमता है उसे हम कॉम्प्लायंस कहेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन द प्रेशर। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लायंस है वो किस कारण उत्पन्न होगा, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ प्रेशर चाहिए। तो यहाँ पे अलग से डेफिनेशन बताई है। इट इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन द प्रेशर। अगर पर यूनिट प्रेशर चेंज हो रहा है उस हिसाब से अगर वॉल्यूम भी चेंज होता है लंग्स का या थोरैक्स का, तो उससे हम कॉम्प्लायंस कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन फिर से पढ़ेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन द प्रेशर, मतलब वॉल्यूम चेंज होगा जैसे ही पर यूनिट प्रेशर बढ़ेगा उसे हम कॉम्प्लायंस कहेंगे। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे ये कॉम्प्लायंस के सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, तो उसे देखेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ डिटरमाइनिंग कॉम्प्लायंस, कॉम्प्लायंस क्यों बताए जाते हैं, उसकी उनका क्या सिग्निफिकेंस है कि जिनकी वजह से ये कॉम्प्लायंस बताए जाते हैं, या उनका क्या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में अब हम देखेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉम्प्लायंस इज़ यूजफुल एज इट इज़ द मेजर ऑफ स्टिफनेस ऑफ द लंग। ये कॉम्प्लायंस क्यों मेजर किए जाते हैं, क्योंकि कॉम्प्लायंस की मदद से ही हमें पता चलता है कि लंग कितने स्टिफ हुए हैं या नहीं। अगर लंग ज़्यादा स्टिफ हुए तो कॉम्प्लायंस कम आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर लंग को एक्सपांड होना है, थोरैक्स को एक्सपांड होना है, तो उसमें इलास्टिसिटी होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर वो स्टिफ हो गए, ठीक है, ये इलास्टिसिटी कम हो गई उनकी, या वो फिर वो स्टिफ हो गए या स्टिफर हो गए, उस वजह से जो कॉम्प्लायंस है, मतलब उनका जो एक्सपांड होने की एबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है। दैट्स वाई स्टिफर द लंग्स लेस इज द कॉम्प्लायंस। तो ये किस लिए इम्पॉर्टेंट होता है? इट इज़ यूजफुल एज इट मेजर्स द स्टिफनेस ऑफ द लंग्स। तो ये लंग की स्टिफनेस काउंट करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि स्टिफर द लंग, मतलब लंग जितने स्टिफ होंगे उतना कॉम्प्लायंस कम होगा। तो उसकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या रहती है उसके बारे में अब हम देखेंगे। तो दोस्तों, नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती है कॉम्प्लायंस की? दोस्तों, हमें पता है कि दो तरह के प्रेशर हमने देखे, एक होता है इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर और दूसरा होता है इंट्राप्लूरल प्रेशर। ये दो प्रेशर का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है कॉम्प्लायंस में। तो ये कॉम्प्लायंस जो होते हैं वो एक्सप्रेस दो तरह से होते हैं, उसे अब हम देखेंगे। कॉम्प्लायंस इज एक्सप्रेस बाय टू वेज। नंबर वन इज इन रिलेशन टू द इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर। इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर के साथ क्या रिलेशन है उसके हिसाब से एक नंबर वन होता है। और नंबर टू इन रिलेशन टू द इंट्राप्लूरल प्रेशर। इंट्राप्लूरल प्रेशर कैसा है उस हिसाब से भी कॉम्प्लायंस को डिफाइन किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। तो दोस्तों, अब हम कॉम्प्लायंस इन रिलेशन टू इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर, जो फर्स्ट टाइप हमने देखा था, उनका और इसका कॉम्प्लायंस का क्या रिलेशन है उसके बारे में अब हम देखेंगे, इन रिलेशन विद इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर। दोस्तों, हमें पता है कि कॉम्प्लायंस की हमने एक डेफिनेशन और देखी थी कि इट इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन द प्रेशर। तो यहाँ पे हम उस डेफिनेशन को थोड़े अलग तरीके से देखेंगे। यहाँ पे बताया है कि कॉम्प्लायंस इज़ द वॉल्यूम इंक्रीज इन लंग पर यूनिट इंक्रीज इन द इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर। अगर इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर बढ़ता है तो उसके कंपैरिजन में कॉम्प्लायंस भी बढ़ता है। तो कॉम्प्लायंस इज़ द वॉल्यूम इंक्रीज इन द लंग पर यूनिट इंक्रीज इन द इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर। अगर इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर बढ़ रहा है तो उस हिसाब से हमारा कॉम्प्लायंस भी बढ़ेगा। कॉम्प्लायंस मतलब
एक्सपेंसिबिलिटी या एबिलिटी टू एक्सपांड। अगर इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर बढ़ रहा है तो उसके कंपैरिजन भी कॉम्प्लायंस बढ़ेगा। यहाँ पे कॉम्प्लायंस मतलब क्या समझना हमें, एबिलिटी ऑफ लंग्स एंड थोरैक्स टू एक्सपांड। तो उसे अब हम एक एक करके देखेंगे। कॉम्प्लायंस ऑफ लंग एंड थोरैक्स टुगेदर, मतलब लंग्स एंड थोरैक्स का टुगेदर कॉम्प्लायंस क्या आएगा इन रिलेशन विद इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर, तो उसे देखेंगे 130 ml पर 1 सेंटीमीटर H2O प्रेशर। और दूसरा जो है कॉम्प्लायंस ऑफ लंग अलोन, मतलब लंग्स का खुद का कितना आएगा कॉम्प्लायंस इन रिलेशन विद इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर, इट इज़ 220 ml पर 1 सेंटीमीटर H2O प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो जो वैल्यूज़ है उसे हमें याद रखनी है कि कॉम्प्लायंस ऑफ लंग एंड थोरैक्स का टुगेदर क्या आएगा 130 ml पर 1 सेंटीमीटर H2O प्रेशर, और दूसरा है कॉम्प्लायंस ऑफ लंग अलोन 220 ml पर 1 सेंटीमीटर H2O प्रेशर। अब हम कंप्लायंस इन रिलेशन टू इंट्राप्लूरल प्रेशर देखेंगे। इंट्राप्लूरल प्रेशर में चेंजेस आते हैं, तो कंप्लायंस में क्या क्या चेंजेस आते हैं उसे अब हम देखेंगे। कंप्लायंस इज द वॉल्यूम इंक्रीज इन लंग पर यूनिट डिक्रीज इन द इंट्राप्लूरल प्रेशर। दोस्तों हमें पता है कि ये जो इंट्राप्लूरल प्रेशर होता है वो ऑलवेज निगेटिव होता है, तो उस वजह से हमें यहाँ पे समझना है कि कंप्लायंस इज द वॉल्यूम इंक्रीज इन लंग्स पर यूनिट डिक्रीज इन द इंट्राप्लूरल प्रेशर। अगर इंट्राप्लूरल प्रेशर कम हो रहा है, ठीक है, तो कंप्लायंस बढ़ेगा। तो यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, तो उसे हम एक एक करके देखेंगे। कंप्लायंस ऑफ लंग एंड थोरैक्स टुगेदर इट इज़ 100 ml पर 1 सेंटीमीटर H2O प्रेशर। और सेकेंड अगर कंप्लायंस ऑफ लंग अलोन देखेंगे तो 200 ml पर 1 सेंटीमीटर H2O प्रेशर। तो ठीक है, हमने दोनों रिलेशन देखे। पहले हमने रिलेशन देखा इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर का, तो वहाँ पे अगर इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर बढ़ता है तो उसके रिलेशन में कंप्लायंस भी बढ़ता है। और हमने इन रिलेशन विद इंट्राप्लूरल प्रेशर देखा, अगर इंट्राप्लूरल प्रेशर कम हो रहा है तो कंप्लायंस बढ़ता है। ये दो अलग अलग कंडीशन हमने देखी, तो उसे अब हम नेक्स्ट देखेंगे। Thus, if the lung could be removed from thorax, the expansibility, that is compliance of the lung alone will be double। अगर हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि थोरेसिक कैविटी से अगर लंग्स को रिमूव कर दिया जाता है तो लंग एक्सपांड होते हैं। कितना एक्सपांड होते हैं वो, अपने जितना शेप उनका थोरेसिक कैविटी में है उससे वो डबल हो जाते हैं ड्यू टू देयर एक्सपेंसिबिलिटी या देयर कॉम्प्लायंस। उसकी कॉम्प्लायंस जो नेचर है उसका, उसकी वजह से वो अपना जो शेप है उससे डबल हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने देखा अगर लंग को बाहर निकाल दिया थोरेसिक कैविटी से तो वो डबल हो जाएंगे। लेकिन ये जो लंग है वो थोरेसिक कैविटी में अपने ही शेप में क्यों रहते हैं उसको अब हम पढ़ेंगे। इट इज़ बिकॉज ऑफ द अब्सेंस ऑफ इनर्शिया। अब्सेंस ऑफ इनर्शिया मतलब उसमें चलत्व नहीं होता है, एब्सेंस ऑफ इनर्शिया एंड रेस्ट्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ द थोरेसिक केज। और थोरेसिक केज में जो जो स्ट्रक्चर्स है उनकी वजह से जो लंग्स है उन पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस आते हैं विच इंटरफेरेंस विद द एक्सपांशन ऑफ द लंग। उनकी वजह से लंग का एक्सपांशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द अब्सेंस ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे याद रखना है कि चलत्व अब्सेंट रहता है, अब्सेंस ऑफ इनर्शिया एंड रेस्ट्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ द थोरेसिक केज। थोरेसिक केज की तरफ से या थोरेसिक केज में जो स्ट्रक्चर होते हैं उनकी तरफ से लंग्स पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर दिए जाते हैं। उनकी वजह से जो लंग होते हैं वो ज़्यादा एक्सपांड नहीं होते हैं। या तो दोस्तों अब हम एक नई कंसेप्ट है स्पेसिफिक कॉम्प्लायंस, उसके बारे में देखेंगे। तो उसे अगर समझना है तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो स्पेसिफिक कॉम्प्लायंस कंसेप्ट है या जो टर्म है वो किस लिए यूज़ की जाती है, तो लंग के अंदर कितना स्टिफनेस है उसे एक्यूरेटली काउंट करने के लिए या उसे एक्यूरेटली एसेस करने के लिए ये टर्म यूज़ की जाती है। तो उसे अब हम पढ़ेंगे। द स्पेसिफिक कॉम्प्लायंस is introduced to assess the stiffness of lung tissue more accurately। मतलब लंग टिश्यू की स्टिफनेस को अगर मोर एक्यूरेटली काउंट करना है उस लिए जो टर्म यूज़ की जाती है उसे हम स्पेसिफिक कॉम्प्लायंस कहते हैं। तो उसे फिर से पढ़ेंगे। द टर्म स्पेसिफिक कॉम्प्लायंस इज इंट्रोड्यूस टू एसेस द स्टिफनेस ऑफ लंग टिश्यू मोर एक्यूरेटली। स्पेसिफिक कॉम्प्लायंस इज द कॉम्प्लायंस पर लीटर ऑफ द लंग वॉल्यूम। और ये जो स्पेसिफिक कॉम्प्लायंस होता है वो इन रिलेशन विद रहता है लंग वॉल्यूम के। लंग वॉल्यूम और स्पेसिफिक कॉम्प्लायंस का एक रिलेशन होता है। इट इज़ यूजुअली रिपोर्टेड फॉर एक्सपिरेशन एट फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो ये जनरली किस
स्वरूप में रिपोर्ट किया जाता है, किस स्वरूप में उसका काउंटिंग किया जाता है, उसके बारे में ये कहते हैं कि इट इज़ रिपोर्टेड फॉर एक्सपिरेशन एट फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। मतलब एक्सपिरेशन करने के बाद जो लंग में एयर बाकी है उसका ये स्पेसिफिक कंप्लायंस के साथ एक रिलेशन रहता है और उसका एक फॉर्मूला रहता है, उसे अब हम देखेंगे। इट इज़ द कंप्लायंस डिवाइडेड बाय फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, दैट इज स्पेसिफिक कंप्लायंस इज द कंप्लायंस डिवाइडेड बाय फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो उसे अब हम देखेंगे। स्पेसिफिक कंप्लायंस ऑफ द लंग इज इक्वल टू कंप्लायंस ऑफ द लंग डिवाइडेड बाय फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो दोस्तों स्पेसिफिक कंप्लायंस हम क्यों देख रहे हैं? तो टू एसेस द स्टिफनेस ऑफ द लंग टिश्यू मोर एक्यूरेटली। तो स्टिफनेस हमें देखना है तो हम क्या देखेंगे? कंप्लायंस। कंप्लायंस क्या है? तो एक्सपेंसिबिलिटी ऑफ लंग या लंग को एक्सपांड होने के लिए जो कैपेसिटी है उसे हम कंप्लायंस कहते हैं और उसे डिवाइड किससे करते हैं हम? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो ये फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या है? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द लंग्स एट द एंड ऑफ नॉर्मल एक्सपिरेशन। मतलब सांस बाहर छोड़ने के बाद लंग्स में जो एयर बचती है या लंग का एयर का जो वॉल्यूम बाकी रहता है रेसिडुअल, उसे हम फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कहते हैं। तो इस हिसाब से अगर हमें स्पेसिफिक कंप्लायंस को आप फार्मूला डिफाइन करना है तो हम कैसे कहेंगे? स्पेसिफिक कंप्लायंस ऑफ द लंग इज इक्वल टू कंप्लायंस ऑफ द लंग डिवाइडेड बाय फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्लायंस। कंप्लायंस इज ऑफ टू टाइप्स। कंप्लायंस के दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है स्टैटिक कंप्लायंस और दूसरा होता है डायनेमिक कंप्लायंस। डेफिनेशन से पहले हम देखेंगे स्टैटिक मतलब क्या? स्थिर। स्थिर मतलब जब ब्रीदिंग नहीं होता है उस वक्त जो कंप्लायंस रहता है वो। और डायनेमिक कंप्लायंस मतलब जब ब्रीदिंग होता है उस वक्त जो कंप्लायंस रहता है उसे हम डायनेमिक कंप्लायंस कहते हैं। उसे अब हम उनकी डेफिनेशन देखेंगे। पहले हम देखेंगे स्टैटिक कंप्लायंस। स्टैटिक कंप्लायंस इज द कंप्लायंस मेजर अंडर स्टैटिक कंडीशन, दैट इज बाय मेजरिंग प्रेशर एंड वॉल्यूम व्हेन ब्रीदिंग डज नॉट टेक प्लेस। मतलब जब ब्रीदिंग नहीं होता है उस वक्त लंग्स का प्रेशर कितना है अंदर और वॉल्यूम कितना है उसे हम काउंट करते हैं, उसे हम स्टैटिक कंप्लायंस कहते हैं। तो उसे हम फिर से पढ़ेंगे। स्टैटिक कंप्लायंस इज द कंप्लायंस मेजर अंडर स्टैटिक कंडीशन, दैट इज बाय मेजरिंग प्रेशर एंड वॉल्यूम व्हेन ब्रीदिंग डज नॉट टेक्स प्लेस। नेक्स्ट जो है वो डायनेमिक कंप्लायंस। डायनेमिक्स कंप्लायंस इज द कंप्लायंस मेजरिंग ड्यूरिंग डायनेमिक कंडीशंस लाइक ड्यूरिंग ब्रीदिंग। मतलब ब्रीदिंग जब होता है उस वक्त लंग्स और थोरैक्स कितने एक्सपांड होते हैं उसे जो काउंट करता है उसे हम डायनेमिक कंप्लायंस कहते हैं। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्टैटिक कंप्लायंस वर्सेस डायनेमिक कंप्लायंस, ये दोनों में क्या डिफरेंस है। इन हेल्दी सब्जेक्ट देयर इज लिटिल डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक कंप्लायंस। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति हेल्दी है तो उसका जो डिफरेंस होता है स्टैटिक और डायनेमिक कंप्लायंस का वो बहुत ही माइनर या बहुत ही कम होता है। इन पेशेंट विद स्टिफ लंग्स, अगर किसी के लंग स्टिफ है द डायनेमिक कंप्लायंस डिक्रीजेस। ठीक है, वाइल द लिटिल चेंज ऑकर इन द स्टैटिक कंप्लायंस। दोस्तों हमें पता है डायनेमिक कंप्लायंस कब उत्पन्न होता है? जब मतलब डायनेमिक कंप्लायंस मतलब क्या? एक्सपेंशन ऑफ लंग एंड थोरैक्स ड्यूरिंग ब्रीदिंग। अगर किसी में लंग स्टिफनेस आ गया है तो उस वजह से स्टिफनेस ऑफ लंग्स में क्या होगा? लंग्स की एक्सपेंशन कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है, तो उस वक्त डायनेमिक कंप्लायंस डिक्रीज हो जाता है। वाइल लिटिल चेंज ऑकर इन द स्टैटिक कंप्लायंस। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे समझनी होगी कि अगर लंग स्टिफनेस का पेशेंट है तो उसमें डायनेमिक कंप्लायंस कम हो जाता है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ इट्स इलास्टिसिटी ऑफ लंग्स टिश्यू। एंड स्टैटिक कंप्लायंस में क्या थोड़ा सा चेंज आता है उसमें। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। बेसिक चीज़ें थी सब, उसमें एक दो बार पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम रुकेंगे। थैंक यू।